औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सर, हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग आज ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स यानी कि 2 दिन की वीडियोस जिसमें कुल मिला के 4 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए हैं। सबसे पहले चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1 और चैप्टर 6। तो 2 दिन के अंदर 4 सेशंस और 4 सेशंस में हम लोगों ने 4 अदर चैप्टर्स आकर के ख़त्म किए हैं। और इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है फॉर द MCQs। और हम लोग प्रैक्टिस भी इस तरीके से करेंगे कि मैं आपके सामने कुछ MCQs विजिबल करूँगा और आपने क्या करना है, आपने उनको अटैम्प्ट करना है। पहले कुछ टाइम के लिए मैं खामोश हो जाऊंगा एंड देन यू विल बी अटेम्प्टिंग एंड राइटिंग ऑन योर पीस ऑफ पेपर और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के आज के इस लेक्चर के अंदर यानी कि 2 सेशंस में हम लोग 200 MCQs कवर करेंगे, 50 MCQs फ्रॉम ईच चैप्टर। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिल जाएंगे आपको ICAP की वेबसाइट के ऊपर। ICAP ने एक नया डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें वो सवाल हैं जो कि उन्होंने अपने पास पेपर्स में यूज़ किए हैं। यानी कि जो ICAP ने अटैम्प्ट्स करवाई हैं PRC की, जो सवाल उन बच्चों को आए थे वही सवाल उन्होंने क्या किया, सॉर्ट करके अपनी किताब में डाल दिए हैं। और ये एक अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल है आप लोगों के लिए, ताकि एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे वे में प्रिपेयर किया जा सके। हो सकता है कि आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बर्न आउट नज़र आऊँ, क्योंकि फोकस LED के ऊपर होना चाहिए आपका। ये वैसे वाइट कलर में है तो वो साथ खड़े हुए इंसान को ऑलरेडी ब्लैक कर रही होती है, तो आपने परेशान नहीं होना क्वालिटी को लेके। आपका अल्टीमेट फोकस होना चाहिए स्क्रीन, क्योंकि आज लिखने वाला काम तो है नहीं। तो आप लोगों ने MCQs की प्रैक्टिस करनी है आज के इस लेक्चर के अंदर। तो शुरू हम करेंगे उसी सीक्वेंस में जिस तरह हम लोगों ने लेक्चर को रिकॉर्ड किया था, और आप लोगों ने भी जब रिवीजन करनी है तो इसी सीक्वेंस को लेकर चलना है। पहले आपका सेशन होना चाहिए 2 and 3 का, एंड देन 1 and 6। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 MCQs आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, ज़रा अटेम्प्ट कीजिएगा। और यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करनी पड़ेगी एंड अटेम्प्ट करने के बाद आपने आगे चलना है। तो सर सवाल ये है कि मेस बॉक्स कंप्यूटर्स इज़ अ सोल ओनर बिजनेस प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स। द बिजनेस हैज़ पेंडिंग पेमेंट्स टू सप्लायर्स for a quantity of components purchased. The delayed payments are completely a responsibility of। एक सोल ओनर है, सोल ओनर है, बिजनेस ने पैसे देने हैं सप्लायर को। तो हमें पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बिजनेस एंड द पर्सन आर वन। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ओनर, लाइन मैनेजर, शेयर होल्डर या फाइनेंस मैनेजर? भाई ओनर। लाइन मैनेजर क्यों नहीं होगा, फाइनेंस मैनेजर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मैनेजरशिप्स कहाँ पाई जाती हैं? कंपनीज़ के अंदर। एंटरप्रेन्योर में, सोल ट्रेडर में तो बंदा ही एक होता है, और शेयर होल्डर्स कंपनीज में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए। नॉश शूज इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दैट इज फेसिंग अ लीगल एक्शन फ्रॉम द बास्केटबॉल प्लेयर्स हु सफर्ड फुट इंजरी ड्यू टू पुअर फिनिशिंग ऑफ देयर स्पोर्ट्स वेयर रेंज। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके ऊपर बास्केटबॉल प्लेयर्स ने लीगल केस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उनको फुट इंजरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो फुटवेयर्स बना के दिए वो ख़राब है। ये केस किन के दरमियान होगा? प्लेयर वर्सेस डायरेक्टर, स्टेक होल्डर, नॉश शूज या मैनेजमेंट? सोचें। कंपनी के ऊपर होगा। क्यों? सेपरेट लीगल पर्सन। अ कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल पर्सन। तो ना डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे पर्सनली, ना स्टेक होल्डर्स, और ना ही कंपनी के मैनेजमेंट। सो ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मैं टिक नहीं कर रहा यहाँ पे ऑप्शंस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा आपके सामने जब भी आए वीडियो तो ब्लैंक आए, ताकि आप एक दफ़ा देख रहे हैं, 2 दफ़ा देख रहे हैं, तो रिवीजन करते टाइम भी आप पहले खुद सॉल्व करें और फिर आप उसको मैच करें। तो 1 का आंसर था मेरे पास ए, एंड 2 का आंसर था मेरे पास प्लेयर वर्सेस नॉश शूज, यानी कि सी। आगे चलते हैं।
MCQ number 3. Mr. Ali, as a director of Popan Company, is accused of a financial fraud involving customers and company account. Mr. Ali is required to make payments to court from company's account, personal account, family account या drawings. कंपनी है पी कंपनी का एक डायरेक्टर है मिस्टर अली, ये एक्यूज्ड है, इस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है कि भाई इसने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है कस्टमर्स के साथ और कंपनी के अकाउंट के साथ। तो ये कहाँ से पैसे पे करेगा अगर इस पे इल्ज़ाम साबित हो जाए? तो डेफिनेटली अपने ही पर्सनल अकाउंट से पे करेगा, ये खुद ही लायबल है। तो ऑप्शन बी। A company is owned by a family of 5 individuals who all collectively run the business. कंपनी है is owned by a family of 5 individuals, घर के 5 अफराद ने मिलकर कंपनी खड़ी कर दी है। क्या हम इसको कॉर्पोरेशन कहेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे या पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहेंगे? लव्स कंपनी यूज हो रहा है तो डेफिनेटली पार्टनरशिप तो नहीं होगी। तो हमारे पास बचता है कॉरपोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। कॉर्पोरेशन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्ड कंपनी यूज़ कर रहा है, और ऑप्शन में मेरे पास आता है बी या डी। तो हम लोगों ने फैसला करना है कि क्या ये प्राइवेट है या ये पब्लिक है। तो नज़र तो यही आ रहा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि मिनिमम तादाद के साथ आ रही है और यहाँ पे ये थीम मिल रहा है कि बस घर के कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली है। तो एक प्राइवेट सॉर्ट का हमें वेंचर नज़र आ रहा है, कोई ख़ास पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है नहीं। और शेयर्स के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया कि इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे हैं नहीं हैं। तो फोर्थ विल बी द ऑप्शन बी, प्राइवेट लिमिटेड। द प्रॉफिट अर्नड बाय टूर एंड ट्रेवल्स फॉर द ईयर 2021 विल बी रिटेन टू एक्सपैंड द बिजनेस, हैज़ द डिस्क्रिशन टू यूज द प्रॉफिट इन वट एवर मीन्स इट वॉन्ट्स। जी सोचो ज़रा। ऐसा कौन सा वेंचर होता है जिसमें प्रॉफिट को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटर या एनजीओ? एनजीओ के केस में क्या था कि आप अपने ही प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। सेम फॉर्मूला पार्टनरशिप पे भी है और लिमिटेड कंपनी में भी है। वो प्रॉफिट से या डिविडेंड पे करते हैं या प्रॉफिट अपने मेंबर्स को बांटते हैं, शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, पार्टनर्स को बांटते हैं, एनजीओज अपने बिजनेस में लगाती हैं। सोल प्रोप्राइटर वाहिद ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस है जिसमें आप आए हुए प्रॉफिट को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई ख़ास लीगल बाउंडिंग नहीं है। तो ऑप्शन सी। जी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यू नंबर मौजूद है। सॉरी जी, आप लोगों ने सॉल्व करना है एमसीक्यू नंबर 6, 7 और 8। जरा ट्राई कीजिए। 6 is a portion of business ownership which is traded in the stock market is known as shares. In a public company with its share stock traded in the stock market, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस स्ट्रेटजी? यानी कि कंपनी की बात कर रहा है, पब्लिक कंपनी के अंदर कौन बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाता है? एम्प्लॉयज़ बनाते हैं? नहीं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनाते हैं? नहीं, ये तो नॉन एग्जीक्यूटिव हो गए। चेयरमैन बनाता है? नहीं। कंपनी का सबसे बड़ा बंदा सीईओ बनाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हु इज कंसर्न्ड that whether board of directors are operating within the framework of corporate governance? इनमें से कौन ज़्यादा कंसर्न होगा ये चीज़ के लिए कि क्या डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के मुताबिक, कंपनी के फ्रेमवर्क के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं? सीईओ, एनईडी, चेयरमैन या मैनेजर? एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि सीईओ को हम लोग डीम्ड डायरेक्टर बोलते हैं। कंपनी लॉ ये कहता है कि सीईओ डायरेक्टर है या नहीं है, हम इसको कंपनी का डायरेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। तो एक बंदे की काम को कौन सुपरवाइज करता है? कोई दूसरा बंदा।
चेयरमैन नहीं कर सकता, मैनेजर नहीं कर सकता, सुनेंगे नहीं जिसकी। अच्छा, चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन वो बंदा होता है जो कि मीटिंग्स को हेड करता है, तो इसका कोई इतना ख़ास रोल नहीं होता, सिर्फ उस मीटिंग से हट के। NED इज़ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इनको बुलाया जाता है, इनकी एक्सपर्टीज़ देखी जाती है। ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि मौजूदा करंट डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे होते हैं। तो 8th का ऑप्शन आएगा मेरे पास, ऑप्शन बी। लेट्स टॉक अबाउट 9, 10, 11। मैक्स पावर प्रोड्यूसेस बैटरीज इन अ ह्यूज क्वांटिटी, optimizing space and labor. Such large scale production with the aim of saving cost is part of strategy, financial management, economies of scale. क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं जिससे कॉस्ट कम होगी, लेबर कम लगेगी, स्पेस कम यूटिलाइज होगी, लार्ज स्केल पे जा रहे हैं। सवाल में बहुत सारे हिंट देके वो आपसे पूछ रहा है, बताइए ये कॉस्ट सेविंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटजी है, इकोनॉमी है या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है? तो सर इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। जब आप कंपनी को एक्सपैंड करते हैं, स्केल कर रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि कॉस्ट सबसे कम की जाए, जिससे आपकी प्रोडक्ट मार्केट में कम दाम पे अवेलेबल हो। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए कॉस्ट को कट किया जाता है जब आप लॉन्ग टर्म में ऑपरेट करते हैं। ये सारी बातें आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होंगी। तो ऑप्शन डी। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विशेस टू कन्वर्ट बैक टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक पब्लिक कंपनी है, वो चाहती है कि वापस से कन्वर्ट हो जाए प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो किसको बताना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को, प्राइवेट लिमिटेड को, बाय बैक कर ले ऑल शेयर्स, या डिक्लेयर कर दे इनसॉल्वेंसी? जी सोचें, क्या उनको री रजिस्टर करना पड़ेगा? क्या उनको बाय बैक करने पड़ेंगे शेयर्स? अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर लें, उनको शेयर्स बाय बैक करने पड़ेंगे। तो ये एक रूल है कंपनी लॉ के अंदर। लॉ ये कहता है कि जब भी आपने पब्लिक से कन्वर्ट होना है प्राइवेट के अंदर, तो आपको आवाम से शेयर्स वापस ख़रीदने पड़ेंगे, बाय बैक करना पड़ेगा, तब जाके आप पब्लिक को वापस से प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट में एक शर्त है कि प्राइवेट के अंदर आप अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बेच सकते खुलेआम। तो जो आपने बेचे हुए हैं आप पहले वापस लें और फिर आप उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करें। रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ अ बिजनेस इज हाई ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल पर्सन। ये क्या है? ये सोल प्रोप्राइटर है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 12, 13 एंड 14। सॉल्व कीजिएगा अपने रजिस्टर के ऊपर। होपफुली कर लिया होगा, देखते हैं। बोर्ड ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्ट एज अ बोर्ड किसका एजेंट होता है? सवाल बेसिकली ये है, कंपनी का, शेयर होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का या ओनर्स का। 4 वर्ड्स हैं और चारों ही मुख्तलिफ हैं। कंपनी का एजेंट होता है डायरेक्टर, शेयर होल्डर का एजेंट होता है डायरेक्टर, स्टेक होल्डर का एजेंट होता है डायरेक्टर या ओनर्स का। तो जब उसने शेयर होल्डर यूज़ कर दिया और ओनर यूज़ कर दिया, तो इन दोनों में से बड़ा वर्ड शेयर होल्डर है, क्योंकि ओनर शायद एक आधा हो, मगर शेयर होल्डर्स में से डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स जो कि नेसेसरी स्किल्स रखते हैं, उनमें से हम लोग डायरेक्टर को लेकर आते हैं। तो ये इंसान किसके नुमाइंदे होंगे? शेयर होल्डर्स के। पर एक सवाल आएगा कि सर शेयर होल्डर में और स्टेक होल्डर में क्या फ़र्क है? तो सर शेयर होल्डर बेसिकली क्या है? शेयर होल्डर वो बंदा है जिसने कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे हैं। स्टेक होल्डर कहते हैं हर वो बंदा जो कि कंपनी के साथ किसी भी मामलात में कनेक्टेड है, उसका इंटरेस्ट है, मुफाद है। वो मुफाद इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स भी हो सकता है, वो मुफाद इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स भी हो सकता है, मगर उसके अलावा भी हो सकता है। तो
कंपनी के जो असल मालिक होते हैं वो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में क्या फ़र्क हुआ? स्टेक होल्डर हर वो बंदा जो कंपनी के साथ लिंक है, कंपनी के साथ अटैच्ड है, मगर शेयर होल्डर वो नुमाइंदा, वो बंदा जिसने कंपनी के असासे यानी कि शेयर्स, हिस्से परचेज़ किए हुए। तो एक रूल आपके जहन में होना चाहिए कि हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, मगर हर स्टेक होल्डर जिस तरह गवर्नमेंट है वो शेयर होल्डर नहीं होता। 13th, a small coffee house in a city is operated by Saad. He manages all operations and ensure customers are served with satisfaction as he is a sole proprietor. He is working in the capacity of, क्या वो ओनर है, मैनेजर है या एम्प्लॉई है? एक बंदा, एक वाहिद बंदा अपने बिजनेस का ओनर भी होता है, मैनेजर भी होता है और एम्प्लॉय भी होता है। ही इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसी ने सामान बनाना भी है, उसी ने बेचना भी है, उसी ने पैसे रिसीव करने हैं, उसी ने कस्टमर्स को डील भी करना है, उसी ने सामान भी पैक करना है और एंड पे उसी ने झाड़ू भी लगानी है, अनलेस कि उसके पास कोई मुलाजिम आ जाए। तो मिस्टर साद यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, ही इज़ डूइंग ऑल दी अबव। एज अ सोल प्रोप्राइटर, मोना इज़ रनिंग हर ओन ब्यूटी सलून। शी रिसीव्स द ट्रेनिंग फ्रॉम अ लोकल ब्यूटिशियन कॉलेज। ठीक है, वो ट्रेनिंग लेकर आई हैं। Being sole owner of the business, she may have her limits in which of the following capacities? Managerial, technical, purchase या all of the above? बड़ा मजे का एक सवाल है, ज़रा गौर करें पहले आप लोग। 13th में और 14th में एक टेक्निकल फ़र्क है। मोना जो है वो अपना सैलून खुद चला रही है, उसने ट्रेनिंग ली है एक लोकल ब्यूटिशियन कॉलेज से, यानी कि टेक्निकल स्किल्स उसके पास मौजूद हैं। तो ऑप्शन बी मर गया। तो जब बी मरा उसके साथ डी ऑटोमेटिकली मर गया, क्योंकि डी क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। तो जब बी नहीं है तो डी पॉसिबल नहीं है। अब रह गया मैनेजेरियल या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग। अब वो कंपनी की सोल ओनर है, तो किस कैपेसिटी में उसकी लिमिट आ जाएगी? परचेज या मैनेजेरियल स्किल्स? अब जब आपने किसी कॉलेज से ट्रेनिंग ली हो ना, तो वो आपको ट्रेनिंग करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, सिखाएंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें, ना कि वो आपको बिजनेस कैसे चलाना है वो बता रहे होंगे। उसके लिए बिजनेस कॉलेजेस होते हैं, उसके लिए BBA MBAs होते हैं। तो अगर एक बंदा ट्रेनिंग ले रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करवाना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, सर्विस कैसे परफॉर्म करनी चाहिए, तो वो आपको शुरू से लेकर एंड तक गाइड करेंगे टेक्निकलिटीज़ के अंदर। सामान कहाँ से लाओ, बनाओ कैसे, बेचो कैसे, लोगों को डील कैसे करो, ये सारी बातें बताएंगे। मगर मैनेजेरियल स्किल्स आपको नहीं सिखाते हैं, क्योंकि मैनेजेरियल स्किल्स सिखाना उनका काम नहीं है। तो जब वो ट्रेनिंग लेकर आई है एक लोकल ब्यूटी कॉलेज से, तो सर उसके पास मैनेजेरियल स्किल्स के अलावा बाकी सारी स्किल्स होंगी जो कि हेल्प करेंगी उसको उसका प्रोडक्ट सेल आउट करने में। तो 14th विल बी ऑप्शन ए। ओके, ट्राई कीजिएगा 18th, 19th एंड 20th। रुक जाए, अब आप ट्राई करें, सॉरी 15th, 16th और 17th। हाँ जी, 15th, 16th, 17th ट्राई कीजिएगा। वो कहते हैं द लाइफ ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज वेरी स्टेबल, शॉर्ट लाइफ, अनस्टेबल, लॉन्ग लाइफ। अनस्टेबल होती है ज़िंदगी, मौत का क्या पता, आज है कल नहीं है। तो जहाँ इंसान मरा उसका बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा। ये कंपनी थोड़ी है जो कि इंसानों के मरने के बावजूद चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो जहाँ भी इंसान की डेथ हुई वहाँ पे उसका बिजनेस भी फारिग, डंप, गो, वेंट, गॉन, अनस्टेबल। सोल प्रोप्राइटर में कम टू एन एंड ड्यू टू फेलियर, इंसैनिटी, डेथ, ऑल ऑफ द अबव। तो बिजनेस फेल हो जाए, बंद कर दो। बंदा इनसेन हो जाए, पागल हो जाए, अनसाउंड हो जाए, बंद कर दो। बंदे की डेथ हो जाए, बंद कर दो। तो 16th इज ऑप्शन डी। मीशा
इज रनिंग एन इंटीरियर डिज़ाइन शॉप एज अ सोल प्रोप्राइटर। उसको क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा? सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है या अनलिमिटेड होती है, सवाल ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन 17 सॉरी MCQ 17 का ऑप्शन डी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जी अब कीजिए 18, 19, 20। न्यू बुक शॉप ओनर्स नीड सम फंड्स टू परचेज बुक्स। It is fairly easy for the owner to approach financial institutions such as bank and take loan from them without any problem. एक नया बंदा, एक ओनर, एक सोल ट्रेडर, क्या बैंक उसको आसानी से लोन कभी देता है? नहीं। उसके लिए उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, हमने क्लास के अंदर बात की थी। तो ये फॉल्स है। इसके पास मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है? उसके घर के एसेट्स, बीवी की ज्वेलरी बेच दी, दोस्तों से पैसे पकड़ लिए, पेरेंट्स से पैसे पकड़ लिए, ससुराल से पैसे पकड़ लिए। When a doctor or lawyer wants to set up a consulting service, government may require which of the following certification? जी, डॉक्टर है, लॉयर है, अब वो चाहते हैं कि अपनी अपनी फर्म खोलें, अपनी अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑपरेट करें। अब डेफिनेटली इसके लिए उनको एक फर्म खोलनी पड़ेगी, एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप के केस में कंपनी वाला सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं होगा, तो ए कट गया, डी भी कट गया। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन या ट्रेड रेगुलेटर सर्टिफिकेशन, भाई ये ट्रेड कर रहे हैं? नहीं, ये प्रोफेशनल्स हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट को आपने ये बताना है कि भाई हमारे पास लाइसेंस्ड है, सॉरी हमारे पास डिग्री है, आप हमें लाइसेंस दे दें। तो 19th का बी। फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कम से कम दो लोग, ये तो होता है। इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एग्रीमेंट भी होता है, और सम बिजनेस के लिए होनी चाहिए। तो 20th का क्या लगता है? सारे ठीक लग रहे हैं ना। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है, आप प्रॉफिट की परसेंटेज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इक्वल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो ऑप्शन सी। एक बात यहाँ पे और नोट कर लें, शायद कभी आपसे पूछ ले, पार्टनरशिप के केस में लॉस शेयरिंग ज़रूरी नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग ज़रूरी होती है, मगर लॉस शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में नहीं देखने को मिलता। जनाब स्क्रीन पे है 21, 22, 23, 24, ज़रा अटेम्प्ट कीजिएगा। Sami and Jamal decided to set up combined business with equal investments and profit sharing। देखिए दो लोग आ गए हैं, कंबाइंड बिजनेस कर रहे हैं और इक्वली इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। एक बात और सुन लें, इक्वल इन्वेस्टमेंट लेकर आने का भी मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी। आप इक्वल इन्वेस्टमेंट ला के ये भी कह सकते हैं कि भाई 30% तुम्हारा, 70% मेरा। क्यों? दैट कैन बी एनी रीज़न। भाई बिजनेस मैं चला रहा हूँ, मैं सीनियर हूँ, मेरा नाम इस्तेमाल हो रहा है। तो इक्वल इन्वेस्टमेंट का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपको इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा। द बेस्ट अप्रोच इज़ दैट दे शुड रजिस्टर द बिजनेस। दो लोग हैं, इक्वली काम करना चाहते हैं, तो NGO बनाएं? नहीं। क्या सोल प्रोप्राइटर बनाएं? नहीं। कंपनी बना लें या पार्टनरशिप बना लें? डेफिनेटली एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो कंपनी में खर्चे बहुत ज़्यादा आएंगे। तो 21st में क्या करना चाहिए? 21st में क्या करना चाहिए? क्या कंपनी बनाए या पार्टनरशिप बनाए? सोचें, बी या सी में से क्या बनाया जाए? वो दोनों बना सकते हैं। अब यहाँ पे जिस लॉजिक के तहत ICAP ने कंपनी किया ना, आपको वो बता देता हूँ। ICAP कहता है कंपनी और पार्टनरशिप में एक मसला है लाइबिलिटी का, एक की लिमिटेड है और एक की अनलिमिटेड है। मगर कंपनी बनाने में ख़र्चा ज़्यादा है, पार्टनरशिप में उसकी हसल बहुत कम होती है। तो बंदे भी दो हैं। अब दो बंदे देख के नॉर्मली आप लोग कहेंगे कि यार ये तो पार्टनरशिप बननी चाहिए, कंबाइंड बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग भी हो रही है। तो ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है, मगर एग्ज़ाम में अब देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर इसको क्या मानता है। तो कभी कभी इस तरह के कन्फ्यूजिंग MCQs आते हैं, आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। एक आधा होगा
तो आपने तो 50 मार्क्स हासिल करने हैं ना, तो वो इजीली आप लोग अवेलेबल कर लेंगे, 50% मार्क्स तो आप लोग निकाल ही लेंगे। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर टू फॉर्म द पार्टनरशिप? मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। जी 23 और 24। When all the partners are running the firms, handling disputes is the responsibility of SCCB। नहीं, ये कब आती है? SCCB कब आती है? जब कंपनी के ऊपर बात हो रही होती है, तो ये फॉल्स है। Liability of general partners in a limited partnership is, जनरल पार्टनर की लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड। तो बी। सर 25, 26, 27 आपका वेट कर रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा। 25, 26, 27। Which element is most essential for the dissolution of partnership? Compliance to law, division of assets, tax payment, completion of assignments। जी, which element is most essential for dissolution of partnership? पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है, ख़त्म करना है, एंड करनी है, तो लॉ की कंप्लाइंस अगर आप करना छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। एसेट्स को डिवाइड करते हैं, नहीं करते हैं, टैक्स टाइम पे करते हैं, नहीं करते हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज लॉ की कंप्लाइंस। जहाँ पे आपने कंप्लाइंस नहीं की, जहाँ पे आपने लॉ की फर्मा बरदारी नहीं की, लॉ ने आपको खामोशी से बाहर कर देना है, तो कंप्लायंस टू द लॉ। सीनियर मैनेजर ऑफ कोला कूल is making plan for the next year marketing in the cricket league matches. This is critical for the next year sales and profit targets. Marketing plan is a part of strategy, responsibility, crowding या authority। टेक्निकली ये सवाल चैप्टर 1 का, चले देख लेते हैं, आप लोगों ने खैर पढ़ ही लिया होगा। सीनियर मैनेजर है, कोला कूल का प्लान कर रहा है, अगले साल की मार्केटिंग करेगा, क्रिकेट लीग के मैचेस चल रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी है। मैनेजर इन फंक्शनल डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑपरेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिपार्टमेंट एक्टिविटीज। लाइन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू यूज ऑफ रिसोर्स एज पर गिवन टास्क। लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? लाइन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं कि आप इमीडिएटली किसको रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये फॉल्स है, दिस इज ऑप्शन बी, ये बात गलत कर रहा है। CEO of Zip Zap Toys is keen in knowing the overall environmental impact when toys are disposed of. This falls under G 28। CEO है कंपनी का, टॉयज़ बनाती है वो कंपनी, वो इंटरेस्टेड है इन नोइंग ऑल द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। जब टॉयज़ को डिस्पोज किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, आप कह लेंगे दबा दिया जाता है, क्या इनमें से सही है? क्या ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? क्या पैसों का लेन देन हो रहा है? नहीं। क्या कंपनी के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? नहीं। ओवरऑल प्लान्स बन रहे हैं? नहीं। ये इंश्योर करना है कि क्या ये वाकई में टाइमली हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी 28 का क्या है? ऑप्शन बी। द टोटल इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड इन अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज यूजली ऑथराइज्ड बाय। कौन ऑथराइज करता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या एक अकेला CEO करेगा? नहीं, पूरा बोर्ड मिलकर करेगा, जिसमें CEO भाई भी बैठे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें एक से ज़्यादा बंदे का आउटपुट लेना चाहिए, तो द ऑप्शन ए। 30th देखते हैं। Registering a business as a limited partnership is advisable when the business risk is low. ओके, 31 के बाद अचानक से 33 आ जाता है। चलो सॉल्व करें। 31, 33 और 34।
द क्वेश्चन स्टेट्स corporations pay tax for the sake of regulations as they are incorporated and it is mandatory for the corporation to follow that tax laws. ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कंसर्निंग द टैक्सेशन ऑफ कंपनी? कंपनी की टैक्सेशन के ऊपर एक सवाल आ चुका है। टैक्स डिडक्ट होता है फिक्स रेट के ऊपर, टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, टैक्स को सेल से माइनस किया जाता है या सेल से वर्कआउट किया जाता है, या टैक्स आर पेड फ्रॉम द पर्सनल अकाउंट्स। वो पूछ रहा है 4 बातों में से 3 गलत हैं और 1 सही है, बताएं सही वाली कौन सी है? तो सर याद रखिएगा, हमेशा टैक्स का रेट फिक्स होता है। कंपनी के केस में कभी 33% होगा, कभी 34 होगा। टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, रेवेन्यू कहते हैं सेल का पार्ट नहीं है। टैक्स को सेल से माइनस भी नहीं किया जाता, इसको हम खर्चों से माइनस करते हैं। तो और टैक्स जो है वो ज़ाती अकाउंट से भी पे नहीं होता कंपनी के लिए। हाँ, जो इंडिविजुअल है वो अपना टैक्स तो अलग से देगा, बट अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ डिडक्टेड एट अ फिक्स रेट। 31 का ऑप्शन ए। द डिसीजन मेकिंग इन अ पार्टनरशिप कैन बी डिलेड ड्यू टू complaints from customers, strikes by the employees, conflict amongst partners, absence of one partner during the decision making। बताइए। 32 ने गायब कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। जी, क्या डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग कंपनी के पार्टनरशिप के मुलाजमों को शामिल करेंगे? एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे? नहीं। कस्टमर्स को बुलाएंगे? नहीं। तो ये तो गायब हो गया। कन्फ्लिक्ट आएगा तो मसला आएगा। 4 लोग एक तरफ जा रहे हैं, 4 लोग एक तरफ जा रहे हैं, या 5 एक तरफ जा रहे हैं, 3 एक तरफ जा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो मसला आएगा। हाँ, अगर एक आधा बंदा गायब है, मिसिंग है, तो उससे कॉल दे, पूछ लो कि यार हम लोग ये फैसला करने जा रहे हैं, तुम गायब हो, जरा अपनी भी हमें राय दे दो। तो डिले कब होगा? जब कन्फ्लिक्ट हो, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। तो 33 का बी। सोल प्रोप्राइटर पर्सनल अकाउंट्स आर सोल प्रोप्राइटर पर्सनल एसेट्स कैन बी सोल्ड व्हेन सेटलिंग द लायबिलिटी। ट्रू और फॉल्स? एक ओनर जब लायबिलिटी पे करता है तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो उसके पर्सनल एसेट्स बेचे जा सकते हैं, तो ट्रू। 34 का इट इज ए। जी 35, 36, 37 ट्राई कीजिएगा। प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ इज नॉट डिजाइन टू कि वो प्रोटेक्ट करे स्टेक होल्डर्स के राइट, इनकरेज करे इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योर करे एथिकल प्रैक्टिसेस, मेंटेन करे प्रोडक्शन एफिशिएंसी। भाई कंपनी लॉ है ना, तो कंपनी के ओवर लेवल पे काम करेगा, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है स्टेक होल्डर्स के, इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज भी करवाएगा, कैसे कैसे आप कर सकते हैं, एथिकल लॉज को भी मेंटेन करवाता है, मगर प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कंपनी इस चीज़ की सेल कैसे बढ़ाएगी, ये इसका काम नहीं है बताना। तो इट इज़ डी। अब अगेन आप लोगों ने किताब की रीडिंग से बाहर आके भी थोड़ा सा सोचना करना है, R&D करनी भी ज़रूरी है, I2B के पेपर में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। Which organization has high degree of decision making freedom? Clubs, public sector, public limited या sole proprietor? किसके पास ज़्यादा दिमाग लगाने की ताकत होती है? क्योंकि वो सिंगल बंदा होता है, वो अपने फैसले खुद ही करेगा, जल्दी करेगा। तो हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, आज़ादी किसके पास है? एक ओनर के पास, एक सोल प्रोप्राइटर के पास। People become owners of a company by purchasing shares of stock. It is possible when companies go through investments, supply chain, value added service या IPO। IPO कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कहता है इंसान ओनर बनते हैं कंपनी के, शेयर्स खरीद के, स्टॉक खरीद के। ये कब पॉसिबल होता है? जब कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं? नहीं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो कंपनी अगर आगे इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये तो ऑप्शन गलत हो गई। सप्लाई चेन, वो तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, ये भी गलत है। वैल्यू सर्विसेज नहीं।
IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप शुरू में आवाम को आवाज़ लगाते हैं कि भाई हम इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, आओ और आके हमारे शेयर्स बाय करो, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो 37 का ऑप्शन ए। 38, 39, 40 प्लीज ट्राई। जी प्लीज ट्राई। 38, 39 and 40. 38 says which of the following is not responsible for achieving corporate goals and objectives in a public limited company? इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर अचीविंग द कॉर्पोरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? CEO डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ऊपर लेवल के ऊपर जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है दैट इज CEO। CFO भी रिस्पॉन्सिबल है, ये फाइनेंस है, वो डायरेक्टर है। मैनेजर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। इनका मेन इंटरेस्ट कंपनी को चलाना नहीं होता, कंपनी से पैसा कमाना होता है। हाँ, इनमें से जो स्किल्ड लोग होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स बन जाते हैं, फिर उनमें से कोई CEO बन जाएगा, कोई CFO बन जाएगा, तो शेयर होल्डर्स। सेंस AI इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी लिस्टेड इन कराची स्टॉक मार्केट। द कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹200 मिलियन लास्ट ईयर, और कंपनी ने कहा है कि वो डिविडेंड देगी, साल के पीछे का मुनाफा देगी 20% ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट के ऊपर देगी। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से टैक्स को माइनस कर दिया गया है, इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जिसमें सारे खर्चे माइनस कर दिए इंक्लूडिंग टैक्स। द टैक्स विल बी चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, बोथ या नन A, B। आपको याद होना चाहिए कंपनी डबल टैक्सेशन में जाती है, तो कंपनियां अपने प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्स पे करेंगी, जो वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भेजेंगी ना, उसमें से भी टैक्स को माइनस कर लेती हैं। इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। तो 39 का C। क्लब्स, चैरिटीज, NPO को स्टैब्लिश किया जाता है ताकि वो ये सारे काम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल भी, फलां सब कुछ ये करते ही आए हैं। जी 41 से 43 तक ज़रा सॉल्व कीजिए। मोटरवे पुलिस हैज एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर फैमिली इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हेल्थ कवर ऑफ फैमिली मेंबर्स। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन सर्व्स द नीड ऑफ ऑल मेंबर्स। दिस सेटअप इज रेफर्ड टू एज। ये क्या है? ऐसा काम करना जो कि फलाह बहबूद के लिए हो। बीइंग समवन जो कि एक सेटअप चला रहा है, एक कंपनी चला रही है, और ये गवर्नमेंट की है, मोटरवे पुलिस है ना, वर्किंग अंडर गवर्नमेंट, तो ये कॉपरेशन कहलाती है। दिस इज कॉपरेशन, तो ये कोऑपरेटिव है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि गवर्नमेंट, फंडिंग नीड्स आर मेट विद। इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? टैक्स, डोनेशंस, इन्वेस्टमेंट्स या चैरिटीज। गवर्नमेंट को पैसा मिलता है आवाम के टैक्स से, तो ऑप्शन ए। चैरिटीज डू नॉट रिक्वायर एनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्टार्टिंग सर्विसेज। चैरिटी वालों को किसी भी तरह से कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन का सामना नहीं करना पड़ता। ये बात ही गलत है। आपने कुछ भी खोलना हो ना, इवन अगर आपने कोई दुकान भी लेनी हो, तो वहाँ पे भी आपको दुकान की रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, किराए के लिए किराए का एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। तो लीगल कार्रवाई तो होती है, हाँ किस लेवल पे हो रही है वो कम ज़्यादा हो सकती है, मगर चैरिटी के लिए भी लीगल कार्रवाइयाँ होती हैं, तो ये फॉल्स है जनाब। 44, 45, 46, 47 भी करें। क्लब्स कलेक्ट मनी फ्रॉम मेंबरशिप फी, ठीक है। 44 में क्लब्स को पैसा मिलता ही कहाँ से है? मेंबरशिप फी से उनको पैसा मिलता है, तो 44 का ऑप्शन ए। पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज टू। सारी आवाम को या सब टैक्स पेयर को? सारी आवाम को देते हैं, चाहे उन्होंने टैक्स दिया है या टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट सबको सर्व करती है, तो ऑप्शन ए। SSCP प्रोसीजर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आर सेम एज क्लब्स, NGOs, कॉपरेटिव्स या
नन ऑफ दी अबव। भाई जो कंपनी में लगा रहे हैं रूल्स, वो इन में क्यों लगाएंगे? क्लब बहुत लो लेवल पे काम करती है, एनजीओज तो एक और चीज़ है, कोऑपरेटिव्स भी एक और चीज़ है। तो जो रूल्स कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन पे है, वो इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एंटरप्रेन्योर, ये वो उन पर नहीं लग सकते। तो ऑप्शन डी। ओके 47, 48, 49। In a limited partnership, at least one partner is dash partner whose liability is dash। तो क्या जनरल की लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? जनरल की अनलिमिटेड होती है। तो 47 में अगर आपने ध्यान दिया हो, तो एक तरफ वो कह रहा है लिमिटेड अनलिमिटेड, एक तरफ कह रहा है जनरल या स्पेसिफिक। फिर सी में उसने कहा अगर वो सी में लिखता स्पेसिफिक और लिमिटेड तो सी भी ठीक होता और डी भी ठीक होता। तो उसने क्या किया, लिमिटेड लिमिटेड, तो सी तो वैसे बाहर फेंक दिया। अब पता ही होना चाहिए आपको कि क्या जनरल के केस में लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है। तो स्पेसिफिक इज ऑलवेज लिमिटेड, तो जनरल इज ऑलवेज अनलिमिटेड, ऑप्शन डी। एंड करते हैं। द क्लोजर ऑफ कंपनी इज डन थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। नहीं, कंपनी के शेयर होल्डर से अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेने जाएंगे तो रुल जाएंगे। ये फैसला होता है उन शेयर होल्डर्स के साथ जो कि कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डिंग रखते हैं, जो टॉप शेयर होल्डर्स होते हैं, या यूँ समझ लें आसानी के लिए वो शेयर होल्डर्स मिला के जिनके पास कंपनी का 50% से ऊपर हो, उनसे आप पूछते हैं भाई कंपनी चलानी है बंद करनी है। तो ये फॉल्स है, इट इज फॉल्स। Usually the dash receives a larger share of profits after the limited partners have received their initial investments back. Limited, general, specific या standard. Usually the dash receives a larger share of profits after the limited partners have received, तो general partners एक तरफ limited कह रहा है तो भाई ऑप्शन ए तो होने से रही। जब ए नहीं है तो सी भी गायब है, डी वैसे नहीं होता, तो क्या बच गया, जनरल। तो ऐसे भी होता है, इस तरह के भी एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। बोर्ड में क्या क्या कौन कौन से लोग होते हैं? ईडी मींस एग्जीक्यूटिव, एनई मींस नॉन एग्जीक्यूटिव। तो जरा सोचिए, अब ईडी के अंदर सीईओ शामिल होता है और डायरेक्टर्स के अंदर मैनेजर और चेयरमैन नहीं आते हैं। तो बोर्ड कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। डन। तो ये 50 एमसीक्यू हम लोगों ने ख़त्म किए। अब चलते हैं कुछ मज़ीद एमसीक्यू जो कि चैप्टर के एंड पे दिए गए हैं, आइए उनको भी लगे सॉल्व कर लेते हैं ताकि एमसीक्यूज हमारे चैप्टर 2 के इस लेक्चर में पूरे हो जाए। तो उनको भी निकाल लेते हैं। जी, तो 50 एमसीक्यू हम लोगों ने किए और अब करते हैं एडिशनल 12 एमसीक्यूज। तो कुल मिला के 62 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 1 में से, जो कि सफिशेंट है फ्रॉम द ICAP पर्सपेक्टिव। हाँ, इसके अलावा कहीं से भी आपको एमसीक्यूज मिले आपने सॉल्व ज़रूर कर लेने हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आंसर्स बता रहे हैं, और तो आप भी कर सकते हैं। तो हम हर एमसीक्यू को तसल्ली के साथ देख रहे हैं कि उसमें मसला क्या है। जी, इस वक्त आपके पास हैं 3 एमसीक्यूज जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ज़रा अटेम्प्ट कीजिएगा तीनों एमसीक्यूज। पहले में वो कहता है एन एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी दैट इज मैनेज्ड बाय इट्स एंटरप्रेन्योरियल ओनर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा फीचर पाया जाता है? इनमें से कौन सा फीचर पाया जाता है? भाई क्या एंटरप्रेन्योरियल में डायरेक्टर्स होते हैं? नहीं, तो ए गलत हो गया। एंटरप्रेन्योरियल के अंदर फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, बी भी गया। ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं? नो, तो डी, नन ऑफ द अबव। डैश कैन बी सीन as the process of dividing up activities in an efficient and effective manner to enable a system of cooperative activities of 2 or more persons, fill in the blank। Organization, तो ये डेफिनेशन पूछी है कि डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज टू अचीव कॉमन गोल, हम लोगों ने बहुत तसल्ली से बात की हुई है। ओके, 3, 4, 5 एंड 6
3, 4, 5, 6 जरा सॉल्व कीजिए। 6 आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका ऑप्शन डी नहीं है। होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू सेट अप अ बिजनेस। किसके लिए ट्रू है? सोल प्रोप्राइटर के लिए ट्रू है। तो तीसरे का ए। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अप बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एडवांटेज। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? लो कॉस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, यानी कि ए सी होते हैं। सवाल क्या है? नॉट, कैन नॉट। तो आपने जो नहीं है वो निकालना है। तो जब ए सी गलत हो गए तो डी भी गलत हो गया, तो क्या बच गया? कंबाइंड नॉलेज। और क्यों? ये एक अकेला इंसान है, ये पार्टनर तो है नहीं कि मिल मिला के काम कर लेंगे। क्लब्स एंड सोसाइटीज, एनजीओ, कोऑपरेटिव्स, पब्लिक सेक्टर फॉल इन द सेम टाइप। मगर ये टाइप कौन सी है? सोशल है, एनपीओ है, रेवेन्यू है, तो ये एनपीओस कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज। अनलिमिटेड लाइफ भाई होती ही नहीं है। लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड, तो ये डिसएडवांटेज है। ओके, जरा 7, 8 और 9 कीजिएगा। 7, 8 और 9। 7 is a business that is co-owned by 2 or more people is referred to as a dash। 2 और 2 से ज़्यादा फर्म कहलाती है या पार्टनरशिप कहलाती है? फर्म कहलाएगी या पार्टनरशिप कहलाएगी? दोनों कहला सकती है। तो देखें ना, ऑप्शन ए बी सी डी में पहला फर्म पार्टनरशिप दे रहा है, अगले को चेंज कर रहा है। द को ओनर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स, ठीक है। कलेक्टिवली फॉर्म, कलेक्टिवली फॉर्म। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बिजनेस विच इज को ओन्ड बाय 2 और मोर पीपल, क्या ये फर्म है या ये पार्टनरशिप है? बेसिकली वो इन दो अल्फाज के साथ खेल रहा है। या ऑप्शन बी होना चाहिए या ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि सी पॉसिबल नहीं है, शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। तो फर्म पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म या फर्म प्रोप्राइटर, सॉरी, सी और डी नहीं होने चाहिए। या ए होगा या बी होगा, या ए होगा या बी होगा। सोचें। बिजनेस पार्टनरशिप कहलाता है। कलेक्टिवली क्या बनाते हैं मिलके? एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो 7th इज बी। प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट मिलते हैं और बनाते हैं जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या है आपको पता है? व्हाट इज वन डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ जनरल पार्टनरशिप ओवर लिमिटेड पार्टनरशिप्स? जी, ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सी, द स्टॉक होल्डर इलेक्ट, जी, the stockholder elect a dash to govern and handle the overall management of the corporation। बताइए क्या है इसका आंसर? 9th का बताइए जरा। शेयर होल्डर्स किसको चूज करते हैं? डायरेक्टर्स को चूज करते हैं भाई, तो ऑप्शन ए। लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मगर वो प्रॉफिट में शेयरिंग लेते हैं। क्या ये बात सही है? सही है। The main feature of a limited company is that it has a separate legal identity। क्या सही है? सही है। और कंपनियों के केस में जो सबसे बड़ा इनको इशू आता है, इट इज ऑलवेज डबल टैक्सेशन। तो ये अगेन मजीद 12 MCQs थे जो कि चैप्टर के एंड पे दिए गए हैं, और जो इससे पहले हम लोगों ने कहा वो है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच इज अपलोडेड एट ICAP वेबसाइट। तो चैप्टर नंबर 2 के बाद 3 करना है, 3 के बाद 6 करना है, सॉरी 3 के बाद 1 कर लें और फिर 6 कर लें, एंड देन यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर इन विच यू हैव डिस्कस्ड MCQs फॉर चैप्टर 2। अगली बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फॉर चैप्टर 3 MCQs। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।